नमस्कार, द न्यूज अड्डा के खास इलेक्शन इंटरव्यू सीरीज में आपका स्वागत है। तर्कश विद पवन लालचंद में आज हम ऐसी शख्सियत से बात कर रहे हैं जिन्हें उत्तराखंड की राजनीति में अगर फिनिश बर्ड भी कहा जाए तो गलत नहीं हो, क्योंकि वो सियासत में अगर शिकस्त भी खाते हैं तो वो हार नहीं मानते हैं, वहां से फिर उठ खड़े होते हैं और नए सिरे से राजनीति को आगे बढ़ाते हैं और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के स्टॉलवर्ट लीडर, बड़े नेता हरीश रावत की। रावत जी, चर्चा में आपका स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल आप ही से, ऐसा क्यों होता है कि 2017 में भी आप ही पोस्टर बॉय थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, सब कुछ आप पे दारोमदार था, फिर कांग्रेस को बड़ी डिफीट हुई, लेकिन 22 आते आते एक बार फिर आप कांग्रेस के सबसे बड़े पोस्टर बॉय भी बन गए हैं, सबसे बड़े बीजेपी के इस तरह से पॉलिटिकल एनिमी भी बन गए हैं। क्या ये राजनीतिक कुव्वत कहां से आप में आती है कि शिकस्त खाते हैं लेकिन अगली चुनौती के लिए फिर अग्रिम पंक्ति में आप ही पाते हैं? पहली बात तो यह है कि इतने सुंदर शब्दों का उपयोग करने के लिए पवन लालचंद जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। मगर ऐसा वस्तु तो है नहीं, मैं तो बहुत साधारण व्यक्ति हूँ और अपनी धरती से जुड़ाव रखता हूँ। यदि कुछ गुण हैं भी और कुछ संभावनाएं बनती भी हैं तो वो धरती के जुड़ाव के कारण बनती है। तो श्रेय मुझको नहीं है, बल्कि मेरी धरती के गुणों में है कि मैं उनको अपना करके ही राजनीति में खड़ा हूँ। अब प्रश्न ये है कि 2017 और 2022 दोनों में कोई तुलना नहीं है। 2017 में तत्कालिक केंद्र सरकार 1.5-2 साल से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही थी और उत्तर प्रदेश के साथ चुनाव के साथ होने के कारण वो नैरेटिव बनाने में उनको सहूलियत मिल गई। हमने लोकतंत्र की रक्षा का नैरेटिव बनाया और उन्होंने उसका धार्मिक काट निकाली। उन्होंने धर्म के आधार पर उत्तर प्रदेश को भी विभाजित किया और हमारी राजनीति उत्तर प्रदेश से बहुत प्रभावित होती है। ये कहिए तो गंगा की सोच यदि नीचे को प्रभावित करती है तो गंगा के प्रवाह के साथ बहुत कुछ उसका असर हवा के साथ उत्तराखंड में भी आता है। और उत्तराखंड में लास्ट 4 दिनों के अंदर पूरा नैरेटिव जो है, जो हमने उत्तराखंडियत पर रखा था, उत्तराखंड को कैसे आगे बढ़ाया जाए, यहाँ के सामान्य आदमी को कैसे बढ़ाया जाए, वो बदल गया। अब हम फिर बुला रहे हैं क्योंकि हमारी ताकत अपनी स्थानीयता है, क्योंकि ये राज्य उसी दृष्टिकोण से बना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में स्थानीयता का कैसे समावेश हो, स्थानीय इश्यूज, स्थानीय लोग कैसे प्रोमिनेंस में आए, ये हमारे राज्य आंदोलन का मकसद रहा है। तो मैं उसी मकसद के चारों तरफ अपनी राजनीति को, अपने काम को, अपनी सेवा को बिल्ड करता हूँ और आज भी मैं उसी पे भरोसा है मेरा। लेकिन रावत जी, 2017 में भी ये सही है कि आप सत्ता में थे, एक सत्ता विरोधी माहौल भी होता है, एक पार्टी, आज आपके पास अवसर है विपक्ष के नाते कांग्रेस के पास, लेकिन बीजेपी तो वही नैरेटिव, वही पटकथा फिर लिख रही है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 को देहरादून में आएंगे, फिर 24 को हल्द्वानी में आएंगे, फिर 5 और भी रैलियां करें, यानी कि पूरा नैरेटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बनाया जा रहा है और सामने हरीश रावत को रखा जा रहा है। हरीश रावत उत्तराखंडित की बात करते हैं, गाड़ गदेरे की बात करते हैं, मंडवा झिंगोरे की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी बार बार कहती है कि नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमको ऑल वेदर रोड दे दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन लेके जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आएंगे तो 20,000 करोड़ की और हमको सौगात दे करके जाएंगे। तो आप उत्तराखंडित की बात करते हैं, बीजेपी ले जाके आपको मोदी के सामने खड़ा कर देती है। ये पहली बात तो ये है, जो ऑल वेदर रोड है ये कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं। ये प्रोजेक्ट है 4 धाम यात्रा सुधार मार्ग, जिसको 2 साल की मेहनत के बाद हमने तैयार किया डीपीआर, जिसको केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी और उसके वो मेरे कार्यकाल में स्वीकृत हुआ और उस पर मेरी स्टैंप का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि उसमें मैंने टनकपुर पिथौरागढ़ मोटर रोड को भी सम्मिलित करवाया, नहीं तो वो रोड इससे बाहर होती। और इसका एक बड़ा प्रमाण ये है कि जिस समय प्रधानमंत्री जी ने इसका लोक स्रूटन किया, उस सभा की अध्यक्षता मैंने की मुख्यमंत्री के रूप में। गडकरी जी उसमें होस्ट के रूप में थे। तो ये
पत्रकारों के पास, सबके पास उसके प्रमाण हैं। नहीं, लोग तो कहते हैं मोदी जी ने दिया, ये कितना ही बीजेपी कहती है मोदी जी ने दिया है। केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया, लेकिन प्रोजेक्ट जो है हमने तैयार किया। उसी तरीके से हमारे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन है, ये राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के रूप में 2010 से 11 में स्वीकृत हुआ। ये काम और तो नहीं हो रहा था ना, काम तो अब हुआ है ना। एक मिनट सुन लीजिए, दूसरा प्रोजेक्ट इसके साथ जो है टनकपुर बागेश्वर था। इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा भी नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में नेशनल एक्सचेकर से स्वीकृत हुआ, रेलवे से नहीं, रेलवे से हट करके राष्ट्रीय बजट से पैसा आया, और वो पैसा आने के बाद इनिशियल वर्क स्टार्ट हो गया। तब तक केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ। सत्ता परिवर्तन के बाद कुछ दिन तो ये गुमसुम रहे, लेकिन क्योंकि उसमें पैसा खर्च हो चुका था, राष्ट्रीय एक्सचेकर से नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में पैसा मनमोहन सिंह जी की सरकार रिलीज करके गई थी, और तो इस सरकार के पास कोई आधार ही नहीं था कि इस प्रोजेक्ट को वो स्टार्ट नहीं ये भी आप लोग कर गए। और मैं एक बात ये कह रहा हूँ, सोनिया जी को एंटनी जी को लेकर के सतपाल महाराज जी आप लोग गए थे, हमें पता है वो सब चीजों का, लेकिन काम अब हुआ, जमीन पे काम आज दिख रहा है। नहीं, काम आज दिख रहा है, ऐसी सारे काम जो है आज ही दिखेंगे, कभी कल जो आज शुरू होंगे वो कल दिखेंगे। तो इसका मतलब है जो जिन लोगों ने उसकी सोच रखी उनको सही नहीं मिलना चाहिए। क्या मंगलयान नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया, लेकिन प्रोजेक्ट तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के उसमें बना। क्या 30 दिन के अंदर ही मंगलयान बन गया? तो ये भाजपाई जो सोच है कि प्रचार तंत्र के सहारे आप गवर्नमेंट्स की विकास कार्यों की कंटिन्यूटी को नकारने का काम करते हैं, वो देश के सिस्टमेटिक योजनागत विकास के लिए खतरनाक है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि 2017 में वो नरेटिव बनाए, उसके बावजूद भी उत्तराखंड की जनता खड़ी रही। हमको 2012 में जितना प्रतिशत वोट सत्ता में लाया, बावजूद बड़ी टूट के भी पार्टी में, हमको उतना ही वोट प्रतिशत जो है 2017 में भी मिला। वोट मिला तो आपको? आमने सामने की लड़ाई में वोट मिला। एक लॉयल वोट जो रहा कांग्रेस के साथ, जो बना रहा, बसपा का वोट चला गया, वो वोट 2000 का वोट चला गया, समाजवादी पार्टी का वोट चला गया। आप जरा से इसको समझ लीजिए। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, आपकी बात सही है। वोट आपका सॉलिड वोट तो इंटैक्ट रहा। वो वोट आज भाजपा को चुनौती देने के लिए हमारे साथ उठ करके खड़ा है। ऐसा आपको लगता है कि वो वोट अब लौट के आएगा? बिल्कुल ठोस, क्योंकि वो 2022 जब 2012 से 17 में तक हमारे साथ लॉयल बना रहा, और 17 में मोदी की प्रचंड आंधी में, जिसमें उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी तंबू उखड़ गए, उसमें भी हमारे साथ बना रहा। सब जगह सारे हिंदुस्तान में 2016, 17, 18 में जहाँ जहाँ चुनाव हुए, राष्ट्रीय पार्टियों का प्रतिशत घटा, राष्ट्रीय पार्टियों का प्रतिशत घटा और मोदी जी की तरफ गया। लेकिन उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस का प्रतिशत जो है यथावत बना रहा। लेकिन सर लकीर कितनी बड़ी खींची ना उन्होंने। एक सेकंड, उनके पास जो वोट गया, वो गया समाजवादी पार्टी का, बीएसपी का, वो गया निर्दलीयों का गया, वो उसको आपके पास आना चाहिए था ना। वो तो ये वही तो हरीश रावत जी के पास आना चाहिए था। वो वोट उस समय हमारे साथ नहीं आया। वो एंटी इनकम्बेंसी का लाभ उठा करके, या मोदी के प्रचंड लहर का लाभ उठा करके, या जो हिंदुत्व की उन्होंने धारा बहाई उसका लाभ उठा करके वो ले जाने में सफल हुआ। 22 में इस समय इन 5 वर्ष आप पूरे होने जा रहे हैं सरकार को, तो बहुत सारी एंटी इनकम्बेंसी बिल्ट हो गई है सरकार के खिलाफ। बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। महंगाई का सवाल है सबसे बड़ा, हर रसोई को प्रभावित कर रहा है। बेरोजगारी का सवाल, उत्तराखंड में देश में सर्वाधिक इस समय बेरोजगारी है। मुख्यमंत्री 24,000 नौकरियां दे नहीं रहे क्या? प्रतिशत वाइज जो है सब सर्वाधिक है। तीसरी बात यह है भ्रष्टाचार है। कुंभ का भ्रष्टाचार देखिए, एक सिग्निफाई करता है जो कुंभ के अंदर टेस्टिंग घोटाला हुआ है, जिस तरीके से कर्मकार बोर्ड का घोटाला है। आज खनन के मारे कोई नदी नाला ऐसा नहीं है, कोई पुल ऐसा नहीं है जिसके एवेटमेंट तक खोद करके जो है बजरी निकाल दी गई है। इसीलिए मुख्यमंत्री को, खनन प्रिय मुख्यमंत्री का जो आपने तमगा दे दिया उनको, क्योंकि आपको बीजेपी इसी तरह के तमगे देती थी। आपने कहा भाई अब मैं आपको लौटा रहा हूं आपके ब्याज समेत। ये जनता का तगमा है उनको,
ये जनता ने तगमा दिया है। आप रवाशन नदी को देख करके आइए, पीली नदी को देख करके आइए, यहीं लालढाग के अंदर इतना बेतहाशा खनन है। जब मैं उतरा वहाँ, वो फोटो मेरी शाया हुई, तब खनन रोका गया है। और गवर्नमेंट फाइल्स में अधिकारियों की फाइलें हैं, यदि कोई यहाँ खोजी पत्रकार हो वो आरटीआई डाल दे तो हाजिर हो जाएगा कि अधिकारी क्या कह रहे हैं, किस तरीके के बेतहाशा खनन हो रहा है, सारे नियमों का उल्लंघन करके खनन हो रहा है। आज जो है, आज भ्रष्टाचार चरम में है, अधिकारी जो है रुपया वसूली में लगे। बीजेपी तो कहती है जीरो टॉलरेंस की सरकार है ये, त्रिवेंद्र जी भी कहते थे, आज धामी जी भी कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस हमारे यहाँ, तो करप्शन तो बर्दाश्त नहीं कर रहे। ये नारा है भाजपा का, जीरो टॉलरेंस की आड़ में जो है जितना खींचा जा सके खींच लो। इस समय लूट हो रही है, बल्कि मैं तो आपकी चैनल के माध्यम से, इस बातचीत के माध्यम से अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, हमारी निगाहें हैं ऐसे अधिकारियों पर जो सरकार के इस तरीके के रवैये के साथ इस समय अतिरिक्त कॉपरेशन दे रहे हैं। एक तो होता है आप अपनी सरकारी ड्यूटी पालन कर रहे हैं, एक आप उत्साहपूर्ण कॉपरेशन दे रहे हैं। बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं अधिकारी, ताकि नौकरशाही बीजेपी के लिए बैटिंग कर रही है, कुछ अधिकारी कर रहे हैं, अपनी हिस्सेदारी भी निकाल रहे हैं, उसमें उनकी भी हिस्सेदारी है, लूट के हिस्सेदार है, लूट में हिस्सेदार बनना है। उन अधिकारियों पर हमारी निगाह है और करेंगे। तो इस समय एंटी इनकम्बेंसी जो है भाजपा के साथ है। अब रहा मोदी जी का, एक उसी तरीके के नरेटिव को जिसको बिल्ड किया, जो बातें मोदी जी ने कही उस समय, उसी को वो दोहराएंगे, कोई नयापन है नहीं। और लोग उसको देख चुके हैं कि उस डबल इंजन का परिणाम 2 घंटे में आप देहरादून से दिल्ली चले जाएंगे। अगर मोदी जी कहते हैं 2 घंटे से में आप दिल्ली चले जाएंगे, 2.5 घंटे में चले जाएंगे। देश के अंदर इतना विकास नहीं होना चाहिए। और फिर ये सारे नेशनल हाईवे, तो क्या ये विकास नहीं है डबल इंजन का? ये सारे नेशनल हाईवे जितने हैं, आप गडकरी जी से पूछिए, ये सारे कांग्रेस के समय में प्रस्तावित हुए हैं, सब पर वर्क हुआ है, वर्क भी हुआ है। इकोनॉमिक कॉरिडोर आप लोग बना के गए हैं, जो अब मोदी जी, इसमें वर्क भी हुआ। मुजफ्फरनगर तक तो पहले ही बन गया था, सहारनपुर से शामली से लेकर के बना रहे हैं, सहारनपुर तक पहले ही बन गया था। उनको कनेक्ट करना, यदि इन्होंने कुछ कनेक्ट कर दिया, कुछ कदम यदि मान लिया, रास्ता हमने बना दिया और कुछ कदम बनाने के लिए, उसमें जोड़ने के लिए आपको जिम्मेदारी मिल गई, तो नाम पर आप ही के पट्टा लिख दिया जाना चाहिए। तो ये यानी बीजेपी करती कम है, मैं दिखावा ज्यादा करती है। मैं जिस बात पे कह रहा हूं आपसे, लोगों को डबल इंजन जो मोदी जी का जुमला था, जिसके जरिए उन्होंने राज्यों में सब जगह सरकारों को उखाड़ा। क्यों 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं आया जो बीजेपी दावा करती है? डबल इंजन में 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया 5 साल में। धरती पर तो दिखाओ ना, धरती पर बताओ तो सही। उस इन्वेस्टमेंट केदारनाथ का विकास आपको दिख नहीं रहा? प्रधानमंत्री जब भी पहुंचे थे वहां, नहीं, केदारनाथ के अंदर जितना काम हमारे समय में हुआ वही काम है। उसके बाद उन्होंने कुछ किया हो, कुछ ईंटें, कुछ टाइल्स उखाड़ना काम नहीं कहलाएगा। शंकराचार्य की समाधि का काम हम शुरू करके गए, यदि उसको पूरा करने का समय आपको मिल गया तो आपके नाम पर थोड़ी लिख दी जाएगी। फिर केदारनाथ और आपदा का सारा उत्तराखंड इतने बुरी तरीके से प्रभावित था आपदा से, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, पुनर्वासित करना, वो एक बड़ा भारी काम था। उस काम को हमारी सरकार करके गई। तो क्या हरीश रावत की टाइल हटा के मोदी जी, बीजेपी अपनी टाइल लगा अपना नाम लगा दे रही है? जो बिल्कुल यही हुआ है। जो काम हमारा अधूरा रह गया था, जिसको हम नहीं कर पाए थे, एक काम था चोरावाड़ी क्षेत्र के अंदर ब्लॉक्स बना करके, ताकि एकदम से वेग के साथ कभी पानी ना आ सके। हमने 3 सुरक्षा दीवारें खड़ी की केदारनाथ के चारों तरफ। जो चौथा महत्वपूर्ण काम था चोरावाड़ी क्षेत्र में, हम उसको नहीं कर पाए क्योंकि समय नहीं मिल पाया था। तो ये उसको काम को नहीं कर पाए। अलकनंद मंदाकिनी काट रही है, भैरवगढ़ी खतरे में है, नीचे लिंचोली, तली लिंचोली और केदारपुरी खतरे में है। ये वहाँ पुनरीक्षण का काम नहीं कर पाए। हमारे जो है चौमासी वाली सड़क, उसका काम नहीं कर पाए। ये हमारे स्वीकृत किए हुए जिसके डीपीआर सबमिट है केंद्र सरकार के पास रोपवे का, उसको नहीं कर पाए। गौरी कुंड के पुनर्स्थापित करना, पुराने स्वरूप में लाने का काम अधूरा रह गया, उसको ये आगे नहीं बढ़ा पाए। तो कोई काम केदारनाथ के अंदर नहीं हुआ है। इसीलिए इन्होंने, क्योंकि ये लाख कोशिशों के बाद भी केदारनाथ के पुनर्निर्माण के काम को अपने नाम पर नहीं लिख पा रहे थे। इनको लग रहा था कि हिंदुत्व के ये पट्टे में एक
उनको ये खटका लगता था, तो इसलिए अब बद्रीनाथ की बात कर रहे हैं, अब बद्रीनाथ की बात कर रहे हैं। और उसकी कार्य योजना जो बनाई है वो बिल्कुल फॉल्टी है। वो तो बद्रीनाथ यदि वो इम्प्लीमेंट हो गया तो बद्रीनाथ के स्वरूप में उसका बड़ा भारी बुरा असर पड़ेगा। तो हरीश रावत को बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड से डर क्यों लगता है? आप भी पूजा पाठी हैं, आप भी खूब पूजा पाठ करते हैं, खूब आस्था रखते हैं, मैं हिंदू, हम सालों से जानते हैं, लेकिन आपको डर क्यों लगता है? मैं हिंदू हूं। आप कहते हैं साहब बीजेपी इस मुद्दे पे ना आ जाए। मैं लालचंद जी, मुझे मुस्लिम प्रश्न मत बताइए, मुझे नमाज की छुट्टी वाला मत बताइए, प्रमाण पत्र दिखाइए। आपको ऐसा डर क्यों लगता है? आप भी हिंदू हैं, बीजेपी वाला आप भी हिंदू की बात करें, हम भी करते हैं। भाजपा के झूठ से, और भाजपा का झूठ जो है गोवेल्स की संतानों से डर लगता है। गोवेल्स की संतान जो है एक झूठ को बोलती है, फिर सब मिल करके बोलते हैं, बार बार बोलते हैं और जोर से बोलते हैं ताकि लोगों में भ्रम फैल जाए। जैसे नमाज की छुट्टी को लेकर के किसी ने मांग नहीं की हमसे, किसी ने सवाल ही नहीं किया, कभी आया नहीं, न कहीं आया नहीं। चर्चा तो हुई थी आपकी सरकार में, सारे अखबार रंगे पड़े थे, अगले दिन फैसला आपने नहीं लिया, लेकिन ऐसा तो मुद्दा तो आया था। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल सरासर झूठ है। जब किसी ने मांग ही नहीं की, पूरे देश भर में किसी ने कहीं से मांग नहीं की, कोई बेवकूफ होगा जो कहेगा हर शुक्रवार को छुट्टी दे दो करके। क्या किसी मुख्यमंत्री को आपने ऐसा पागल समझ रखा? ये एक झूठ जो है किसी पत्रकार के साथ मिल करके बनाया, बीजेपी ने बनाया। हाँ, बीजेपी ने और बनाया, आपको फंसाया। और उसको इतना प्रचारित किया गया कि ताकि ऐसा आभास हो लोगों को। मैं तो दूसरी बात आपसे कह रहा हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, आप भी हिंदू हैं, लेकिन आपको चिंतित होना चाहिए क्योंकि आपका तत्व निकाल दिया जा रहा है। सत्व, वो तत्व नहीं निकाल रहे हैं, हिंदू शब्द का सत्व निकाल रहे हैं। सनातन धर्म की सीखों के, जो सनातन धर्म की परंपराएं हैं उनको निकाल रहे हैं। तो सनातन धर्म जिसका आदि अंत कोई नहीं जानता, आदि कब था कोई नहीं जानता, अंत जब तक ये सृष्टि रहेगी सनातन धर्म रहेगा। उस धर्म का सत्व निकाल करके आप हिंदू से बड़ा हिंदुत्व को करना चाहते हैं, तो ये इसमें हमारी आपत्ति, हमारी सोच अलग तरीके की है। लेकिन मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है। आप भी तो त्रिशूल दिखाते हैं, कभी गणेश जी की पूजा करते, उनका नारा लगाते मिलते हैं, तो यानी आप भी बीजेपी का अगर आप कहते हो उनका कट्टर हिंदुत्व है, तो आप सॉफ्ट वाला हिंदुत्व का चेहरा लेकर के अपना आ जा रहे हैं बीच में। साहब देखिए त्रिशूल हमारे हाथ में है। हम आदतन हिंदू हैं, हम स्वभावगत तरीके से हिंदू हैं, संस्कारगत तरीके से हिंदू हैं, वो दिखावे के लिए हिंदू हैं। हम जो है अपने उसको सुधारने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और लोगों के कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। और भाजपा के लोग जो है राजनीतिक फायदा करने के लिए हिंदू का सहारा लेते हैं, हिंदू शब्द। आप भी केदारनाथ जाते हैं, हम चाहते आपकी श्रद्धा, आप भी जाते हैं, मोदी जी जाते तो आप लोग कहते हैं भैया कार्ड खेलेंगे, हम जाएंगे तो हम आस्था के उसमें जाएंगे। आपने जब रिकंस्ट्रक्शन हुआ 2013 की डिजास्टर के बाद, बहुत बड़ा चैलेंज था, उस चैलेंज को आपने लिया एक, और उसको आपने चुनौतियों को काफी हद तक निभाया भी, और उसको काम को अगर मोदी जी आगे बढ़ा रहे तो फिर दिक्कत के तारीफ करने में जाती क्या है? लेकिन कर नहीं रहे ना, कहाँ है? आप कहिए भी हमारे समय तक हमने किया, बाद में मोदी जी भी कर रहे हैं। महाराज मुझे बताओ तो सही, मैं तो कह रहा हूँ, चुनौती दे करके कह रहा हूँ। और मोदी जी के दोनों बार आगमन पर मैंने कहा, तल्ली लिंचोली से लेकर के, रामबाड़ा से लेकर के मल्ली मंदाकिनी के उद्गम तक कहाँ है सुरक्षा जो वर्क होना था, वहाँ शरण हो रहा है। पूरी तल्ली लिंचोली खतरे में है, मल्ली लिंचोली खतरे में है, और केदारपुरी खतरे में है। कौन कर रहा है? भैरव मंदिर खतरे में है। वहाँ काम ही नहीं किया, कोई काम नहीं। काम तो वो है ना, चोराबाड़ी में काम है ना, वहाँ रोपवे बनाना था वो काम है ना, चौमासी का मार्ग बनाना वो काम रह गया था। हमसे गौरी कुंड का काम हम शुरू करके गए, उसके पुराने स्वरूप बनाना वो काम है। वो काम तो उन्होंने कुछ नहीं किए। उस काम में एक काम किया कि हम जो आधा काम कर गए थे, 1/4 काम कर गए थे शंकराचार्य जी की, आदि शंकराचार्य के समाधि वाला, उसको जरूर इन्होंने पूरा किया। बाकी तो खाली टाइल लगा करके, ये तो जो है वहाँ कुछ कॉमर्शियलाइज करना चाहते थे चीज़ों को, ताकि उसका राजनीतिक लाभ इनको मिल सके। वो चीज़ ये कर नहीं पाए क्योंकि पंडा पुरोहितों ने, तीर्थ पुरोहितों ने और हिंदू धर्म के जानने वाले लोगों ने कहा नहीं ये गलत कर रहे हो, तो उसके बाद ये रुके। तो इनका प्रयास ये रहा कि किसी तरीके से जो कांग्रेस के खाते में केदारनाथ लिखा गया है, उस खाते से इसको कैसे हम
मिटाएं करके, ओके। लेकिन उसको ये मिटा नहीं पाए हाँ। और अपने खाते में कुछ कर नहीं आगे पाएंगे। बढ़ते। यदि जागृत हिंदू जनमत का जो व्यक्ति भी केदारनाथ जाता है वो कहता है कि कांग्रेस के कार्यकाल में या हरीश रावत के कार्यकाल में ये चमत्कार हो। आगे बढ़ते। रावत जी, आपने लगातार त्रिवेंद्र सिंह रावत की कई मौकों पे जब वो मुख्यमंत्री थे आपने तारीफ की, आपने अच्छा है, राजनीति में होना भी, कोई चीज़ अच्छी लगे तो अच्छी बतानी चाहिए, विपक्ष का ये भी धर्म है, आलोचना भी करे। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आप तारीफ नहीं करते हो, कहते हैं हमने 500 फैसले लिए हैं, उनका एक विज्ञापन में लगातार एक बात आती रहती है, वैसे वो बोलते रहते हैं कि मैं दिन रात काम कर रहा हूं उत्तराखंड को लेकर के समर्पित, तो आप एक बार भी उनकी तारीफ नहीं कर रहे, क्या कोई घबराहट है? युवा मुख्यमंत्री यानी कि युवा जोश के सामने, युवा शक्ति के सामने, युवा नेतृत्व के सामने हरीश रावत जी कहीं ज़्यादा अनुभवी, उम्र दराज ने लगे वोटर्स में, धामी के प्रति दरियादिली नहीं दिखा रहे, त्रिवेंद्र जी के प्रति बड़ी दरियादिली दिखाते थे आप। त्रिवेंद्र सिंह बूढ़े हो गए थे क्या? धामी के मुकाबले तो तीरथ सिंह बूढ़े हो गए, तुलना में तो जो है आपके मुकाबले आपके साथ काम करने वाला कोई व्यक्ति जो है युवा हो सकता है, तो इसका मतलब है आपको कंडेम मान दिया जाए? नहीं, बीजेपी ने तो मान लिया ना, कंडेम मान बीजेपी दिया ने जाए माना ना, तो दो अपने मुख्यमंत्रियों को कंडेम मान लिया ना। भाजपा यही तो गुनाह कर रही है, दो लोगों को उन्होंने कंडेम जो मुख्यमंत्री मान दिया, जिनके साथ उत्तराखंड का 4.5 साल तुमने रखा, तो 4.5 साल उत्तराखंड पर आपने रद्दी, निकृष्ट और जो है जो कुछ नहीं कर पाए ऐसे मुख्यमंत्री रखे जो अकर्मण्य थे। आप ज्यादा तारीफ करते थे ना, हम नहीं कर रहे हैं, आप त्रिवेंद्र जी ज्यादा तारीफ करते थे, बीजेपी का रावत जी को ज्यादा शूट कर रहे हैं, लग रहा है 22 में रावत जी इन्हीं को चाहते हैं। तीरथ सिंह को क्यों हटाया? मैंने उसकी तारीफ नहीं की, वो तो पहले दिन ही मैंने आलोचना की, मैंने कहा मुंह संभाल करके बात करो, तो उनको क्यों हटा दिया? एक बात बताइए ना, वो तो बेचारे ये भी नहीं समझ पाए क्यों, कब उसकी शादी हुई, कब विधवा हो गया, उसको क्यों हटा दिया? तो ये जो भाजपा का रवैया है, पहले तो 4.5 साल ऐसे निकृष्ट कंडेम्ड मुख्यमंत्री देने के लिए माफी मांगे मोदी जी, उसके बाद 5वें की तारीफ, 30 की तारीफ करे, ये तो 30 भी चला जा रहा था। यदि हमारा डर नहीं खड़ा हो गया होता, हमने विरोध नहीं कर दिया होता, भाई ये क्या कर रहे हो, क्या कर दिया तुमने, तो वो ये 3 लोग कोप भवन में चले गए थे ना मंत्री। फिर से ये हो गया था कि नए सिरे से विचार करो भाई क्या करना है, शपथ ही नहीं होती इसका मतलब। एक बात। हाँ। दूसरी बात ये है, मैं ठीक है युवा उम्र दराज लोग आए, यंग लोग आए, अच्छी बात है, लेकिन आप सोच और कुछ घोषणाओं में सामंजस्य रखना पड़ता है। आप राज्य को ऐसी स्थिति में नहीं डाल सकते हैं जिसमें कहाँ है, यदि हिम्मत है इनमें, अधिकारियों में हिम्मत है, तो ये लोग जो है राज्य की आर्थिक स्थिति पर व्हाइट पेपर लाए ना। तो जितनी बातें कही जा रही है उनमें किसी बात के साथ वित्तीय तथ्यात्मकता है ही नहीं, कोई होमवर्क है ही नहीं। केवल इस समय एक वर्क है, हरीश रावत दिखाई दे रहा है या कांग्रेस दिखाई दे रही है, तो उसके लिए ताबड़तोड़ जो है उन्हें कहा जो चीज़ आए सामने कह दो, जो चीज़ आए सामने कह दो। मैं 3 निर्णय ऐसे बता सकता हूं जिन निर्णयों का कहीं कोई तारतम्य है ही नहीं, लेकिन कहीं किया जा रहा है। लेकिन देवस्थानम बोर्ड वापस ले लिया ना। देखो धामी ने तो बड़ा एक्शन ले लिया, भाई त्रिवेंद्र जी जो लेकर के आए थे तीर्थ पुरोहितों को, हक हकूकदारियों को, और विपक्ष को भी पसंद नहीं आ रहा, चलिए हम इसको वापस कर लेते हैं। आप तो जन भावनाओं का ख्याल रख रहे हैं। आप तो जर्नलिस्ट हैं, आपसे तो निष्पक्ष निष्पक्ष उसकी उम्मीद की जाती है। आप मुझे बताइए, ये तो तीर्थ पुरोहितों का दबाव था, ये कांग्रेस का दबाव था। हाँ, यदि मैं केदारनाथ में जाकर के नहीं कहता कि देवस्थानम बोर्ड इज नो मोर, खत्म, और यदि ये नहीं खत्म करेंगे उस दिन तक ये राइट ऑफ नहीं होगा, तो हम पहले एक्ट के रूप में खत्म करेंगे। तो इनके पास ऑप्शन ही कुछ नहीं रह गया था। चलिए विपक्ष का सम्मान भी कर दिया, पुरोहितों की भावनाओं का सम्मान कर दिया। कांग्रेस को क्यों नहीं उसका श्रेय दे रहे? नहीं, बिल्कुल है, विपक्ष का दबाव है, हम तो कह रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों को क्यों सम्मान नहीं? पुरोहितों ने लंबी लड़ाई लड़ी, 2 साल तक लड़ाई लड़ी। आप भाजपा को सम्मान दे रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि भाजपा ने इतने महीने, इतने साल जो तीर्थ पूरा एक डेवलपमेंट राज्य का बाधित कर दिया, जो परंपराएं थी उनको कैद कर दिया, उनको तोड़ दी, उस पाप से कौन मुक्त होगा? किसी ने यदि खून कर दिया किसी का, और खून करने के बाद उसके बाद हाथ धो धा करके कह दिया मैं माफ़ी चाहता हूँ,
तो क्या खून माफ हो जाएगा? त्रिवेंद्र सिंह अपराध रावत भाजपा का सरकार में है, अगर कुछ वो हुआ, अपराध जो है तीर्थ देवस्थानम बोर्ड भंग करने से माफ नहीं हो सकता। पुष्कर सिंह धामी का इसमें दोष जैसे क्या है? किसानों जो में गुनाह त्रिवेंद्र सिंह रावत अगर करके 700 गए, किसान मर गए, हाँ, भाजपा स्पॉन्सर्ड जेवी मीडिया द्वारा उसको कहा जा रहा है कि साहब मास्टर स्ट्रोक, मतलब 700 लोग मर गए उसके विरोध में, मास्टर स्ट्रोक वो है, वो 700 लोगों का बलिदान जो है वो काउंट नहीं कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कृषि कानून मोदी जी को भय था 24 को लेकर के, और धामी को 22 का भय था, इसलिए देवस्थानम बोर्ड को वापस लिया? मीडिया में को एक जॉइंटिस की बीमारी डाल दी है भाजपा ने। हाँ, अपने प्रचार तंत्र के जरिए आप लोगों की सोच को ऐसा बना दिया है कि यदि भाजपा कुछ कदम उठाए तो विपक्ष उसमें, तो वो मास्टर स्ट्रोक कहलाता है। और कांग्रेस और हरीश रावत जी अगर गली गली डगर डगर संघर्ष करते घूम रहे हैं, संघर्ष करें, उनको तो नहीं दिखाएंगे। उन लोकतांत्रिक शक्तियों की जीत नहीं है। तो किसानों की लोकतांत्रिक शक्तियों की जीत न बताना, उत्तराखंड के अंदर तीर्थ पुरोहितों की और दूसरों की लोकतांत्रिक शक्तियों की जीत न बताना, ये मीडिया पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आज के मीडिया पे सवाल है, ये सच है। मैं मीडिया से कहना चाहता हूं कि ऐसा करोगे तो जो आलोचनात्मक शक्ति तुम्हारी है, जिसका लोग सम्मान करते हैं, वो सम्मान सच है, सम्मान खत्म हो भी रहा है, विश्वसनीयता पे सवाल है। सच बात है। हम ये कहते हैं कि कृषि कानून किसानों के दबाव में वापस लेने को मोदी जी मजबूर हुए, नंबर 1। नंबर 2, हमारा उत्तराखंड को लेकर भी मानना है कि अगर बीजेपी संभलती तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद संभलती, लेकिन ठीक चुनाव से पहले अगर देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, तो निश्चित तौर पर विपक्ष का दबाव है, जनता का दबाव दिख रहा है, चुनावी रिस्क उनको नजर आ रहा था, तीर्थ पुरोहितों का दबाव। ये सच है, इस सच को स्वीकार करने से कौन नकारेगा? बाकी निर्णय नहीं लिया, हम कहें भी, लेकिन तो निर्णय तो लिया गया है। हाँ, लेकिन एक मुख्यमंत्री कोशिश तो कर रहे हैं, जो आप जिनकी आप तारीफ करते थे, उन गड्ढों को भरने के युवा मुख्यमंत्री कोशिश करे, तो कभी हरीश रावत जी 2 शब्द उनको भी कह दे, दरियादिली दिखा दे। लेकिन लग रहा है कि अब उनसे सीधी चुनौती मिल रही है कुमाऊं में भी और पूरे प्रदेश में। जिस दिन तारीफ के लायक कुछ दिखाई देगा, जिसका उत्तराखंड के भविष्य पर दीर्घकालिक असर पड़ेगा, तो उस समय तारीफ करेंगे। एक मुख्यमंत्री यदि खड्डे भर रहा है, तो मैं उसकी तारीफ करूं, और सड़क नहीं बना रहा है उसके लिए आलोचना न करूं, तो लोग कहेंगे कि खड्डा भरना ही यदि तारीफ करना है तो हरीश रावत की कितनी सतही सोच है। देखिए, तीरथ सिंह की मैंने त्रिवेंद्र सिंह की किसी मामले में तारीफ नहीं की। हाँ, एक मामले में तारीफ की, जो उजाड़ू बल्द उधर गए थे, उनको उन्होंने कंट्रोल में रखा, उजाड़ नहीं खा पाए। और इस समय उजाड़ू बल्द सरकार में सबसे संतुष्ट हैं। देखिए, तो हाँ, अब अभी एक बड़ा विस्फोटक निर्णय है दुग्ध संघ के एमडी की नियुक्ति का। एक बहुत अनुभवी आदमी जो एनडीबी में काम कर चुका है, वो यहाँ आना चाह रहा था। उसकी जगह पर आपने ऐसे अधिकारी को बनाया है जिसको दबाव में लेकर के आप कुछ भी करवा सकते हैं। तो आप, इसका मतलब है जो दुग्ध उसके योजना के तहत भारत सरकार से पैसा आ रहा है, उसको हड़पने की कोशिश हो रही है। अब हमने इतना, हमारे यहाँ परंपरागत खाने वाने सब उत्पाद आदि की बात होती है, इसकी मार्केटिंग होती है, ये हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। ऐसे अधिकारियों को रख दिया गया जो विरोध कर रहे थे, षणमुगम जैसे अधिकारी, कि गलत निर्णय है कि आप एक कंपनी को नहीं देना चाहिए, ये राज्य हित के खिलाफ हो जाएगा, तो उनको तो हटा दिया गया। तो आज जो है ऐसे अधिकारियों को सौंप दिया गया है जो अधिकारी मंत्री के कहने पर फाइल में आंख बंद करके दस्तखत कर दे। कर्मकार बोर्ड में इतनी शर्मसार होने वाली घटनाएं रही हैं। आपने गरीब का पैसा, निर्माण कामों में लगे हुए लोगों का पैसा कहाँ बहा दिया, लेकिन आज कर्मकार बोर्ड फिर से सिंह रावत जी आपको बड़ा भाई मानते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो भाजपा में ऐसे ही करते रहें और करें। अच्छी बात है। आप उनको अपनी तरफ क्यों नहीं आने दे रहे? जो उजाड़ू बल्द जिन्हें आप बोल रहे हैं, वो सवाल टकटकी लगाए, राजनीतिक सवाल, खिड़की से, रोशनदान से, दरवाजे से देख रहे हैं कि रावत जी थोड़ा सा खिड़की खोले, हम आना चाह रहे हैं क्या वो लोग? देखिए, क्यों नहीं आप उनको आने देना चाह रहे? सुना है कि रावत जी नहीं आने देना चाह रहे। लोकतंत्र के प्रति जो गलती की है, उस गलती को सुधारे, तो कांग्रेस लेना चाहे तो मेरी कोई इतराज नहीं है, मेरा कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना आपसे, त्रिवेंद्र सिंह जी का मैं इसलिए वो करता था, और आज वो नहीं हो रहा। क्या धामी को घेर लिया है? आप उजाड़ू बल्दों ने आपके अनुसार घेर लिया है? मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड के इतिहास में
रमेश पोखरियाल की सरकार को भ्रष्टाचार की इंतहा माना जाता था और पुष्कर धामी जी का एक कार्यकाल उससे भी खराब स्थिति वाला सिद्ध न बहुत हो, बड़ा आरोप ये आपका, डर लगा यानी कि हुआ आप कह रहे हैं है। उत्तराखंड की अब तक की सबसे महाभ्रष्ट सरकार आप कहना चाह रहे हैं। छोटे भाई को मैं सावधान कर रहा हूं, अपने पर कलंक लेकर के मत जाओ, क्योंकि ये चीजें बाहर आएंगी, ये खनन के गड्ढे जो है बाद में डराएंगे। ये गलत कुछ निर्णय हो रहे हैं जो राज्य के हित में नहीं है, वो डराएंगे। तो खनन और शराब वाले पे तो आपको भी घेरा जाता था, अब आप इनको घेर रहे हैं। नहीं, हमने कोई शराब वाले को क्यों डेनिस को लेकर के कितना, उसको तो नहीं, सारे लोग बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी तक उस मुद्दे को उठा लेते हैं। जब तक डेनिस हमारा एक प्रयोग था, हमने कहा जो पहाड़ी फलों का मिक्स करके उसमें उसकी आसुनी में डालेगा 20%, लोगों को उसका टेस्ट पसंद नहीं आया उस शराब का। यही तो गलती थी डेनिस में। यदि डेनिस में ये गलती नहीं थी तो डेनिस तो आज भी बिक रही है। आज तो आर्मी में भी उसकी सप्लाई हो रही है। यदि डेनिस ही खराब थी, सब्जी खराब था, हरीश रावत का भ्रष्टाचार था, तो फिर आज भी भ्रष्टाचार है। लेकिन उस समय क्योंकि सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों को किसी को पसंद नहीं आ रही थी, तो लोगों ने वो हवा बन गया। होता है एक निर्णय, हमने एक प्रयोग किया ताकि यहाँ की बागवानी, यहाँ के फल इत्यादि खप सके और उसके उत्पादन को बढ़ावा मिल सके, तो प्रयोग फेल हो गया। हमने आबकारी की और आज हमने अपने फल उत्पादन की नीति को मिला करके रखने की कोशिश की। एक कोशिश थी, प्रयोग था एक मुख्यमंत्री का, राजनीतिक रूप से वो फेल हुआ, हमने विड्रॉ कर लिया। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, उस समय हमने किसी कंपनी को नहीं दिया था ठेका। उस समय मंडी परिषद मंडी बेचे, मंडी कर रही थी, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल विकास निगम कर रहे थे, सरकारी संस्थाएं कर रही थी। तो भ्रष्टाचार कहाँ से हो गया? रावत जी, ये उजाड़ू बल्द को लेकर आप इतना क्यों परेशान होते हैं? आपको क्यों लगता है कि ये लोग कांग्रेस में आएंगे तो आप बार बार कहते हैं साहब ये कांग्रेस में आएंगे तो लोकतंत्र के हत्यारे हैं, इन्होंने लोकतंत्र को डैमेज किया, इनको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन जो पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में चर्चाएं हैं, वो चर्चाएं ये हैं कि बहुत लोग आने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत लोगों को लाने की कोशिशें हो रही हैं। शायद आपको उस चीज का बिल्कुल आभास भी होगा और एहसास भी होगा। देखो, केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यदि मैं इस सत्य को न कहूं तो मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं था। दल बदल जिस तरीके से हुआ, पैसों के बल पर हुआ, सब ओपन खेल है, प्रलोभन से हुआ, ओपन खेल है। लेकिन क्या ये उत्तराखंड जैसे राज्य पर के लिए उचित है? राजनीतिक अस्थिरता, किसको उसका परिणाम भुगतना पड़ा? मैं तो मुख्यमंत्री हो गया, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो गया। बहुत ज़्यादा रहता तो हो सकता था कुछ गलतियां होती, कुछ रिकॉर्ड मेरा खराब होता। आज कम से कम मेरे ऊपर कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई ऐसी बातें नहीं है, कोई राजनीतिक प्रचार के लिए कुछ भी कह दे। जो है अच्छी चीज़ें चर्चा में है। और मेरी पार्टी को भी इस बात को मानना पड़ा कि भाई नहीं, हरीश रावत को साथ रखना चाहिए प्रचार के अंदर, ये उपयोगी। नहीं तो पार्टी ये कह देती क्या चाहिए ऐसा व्यक्ति जो 70 में से 11 में ले आया पार्टी को। तो इसका मतलब जो कुछ उस समय हुआ वो राज्य के लिए खतरनाक था। गोवा में पहले कहते थे लोग, हैट बदलने में जितना टाइम नहीं लगता उतने में सरकार बदल जाती है। इसी तरीके की स्थितियाँ थी। गोवा बहुत पीछे रह गया था। उसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट के अंदर इसी तरीके की राजनीतिक स्थितियाँ थी। तो उन राजनीतिक स्थितियों को क्या उसी जगह हम आके खड़े हो गए? हम आकर के खड़े हो रहे थे। तो इसलिए अपराध था 2016। मैं इसलिए उनसे चाहता हूँ माफ़ी मांगे, कहीं ऐसा न हो आगे भी यहाँ इस तरीके की राजनीतिक स्थिरता आ जाए। 70 की विधानसभा है, बड़ी विधानसभा में संभव नहीं होता है, लेकिन छोटी विधानसभा में जहाँ 1-2 का अंतर माने रखता है, सरकारें अस्थिर हो जाएंगी, कोई प्लान नहीं कर पाएगा। यह हरीश रावत का सवाल नहीं है, आगे के लिए जो खतरा है। तो एक को यदि माफ़ी मांगनी पड़ेगी तो आगे आने वाले लोग कम से कम वो कलंक फिर अपने ऊपर नहीं लेंगे। ओके रावत जी, ये जब प्रधानमंत्री मोदी इतना फोकस कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, जेपी नड्डा, तब बीजेपी का पूरा जो सीनियर लीडरशिप पूरा फोकस उत्तराखंड पे कर रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ यूपी में बोला, 40% आधी आबादी को टिकट देने की बात की। कुछ चीज़ें उनकी वहाँ अच्छी जा रही है, जिस तरह से वो किसानों के मसले पे आगे बढ़ के आई तो उन्हीं को एक तरह से डिटेन किया योगी गवर्नमेंट ने। वहाँ योगी गवर्नमेंट को भी, बीजेपी को भी सूट करा कि भाई प्रियंका जी रहेंगी, कांग्रेस को अच्छा वोट मिलेगा तो सपा का यानी विपक्ष का वोट बटेगा तो बढ़िया है। यहाँ आप लोग राहुल प्रियंका किसी को ला क्यों नहीं रही? ये डेलिबरेटली आप एक रणनीति तहत कर रहे हैं ताकि हम स्थानीय ही फोकस रखें, उत्तराखंडित के पे फोकस रखें, या आने वाले समय में जिस तरह प्रधानमंत्री आ रहे हैं उनको चैलेंज करने के लिए राहुल और प्रियंका भी आते दिखाई देंगे? हम चाहते हैं इशू जो है गरीबी का हो, पिछड़ेपन का हो, विकास का हो,
भ्रष्टाचार का हो, जो यहाँ पर उत्तराखंडियत के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं उनको हो, जो जन कल्याण का है उसके साथ हो, रोजगार का हो, उन मुद्दों को बिल्ड करने के लिए हम स्थानीय सवालों को कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि एक कोई नेशनल बहस आकर के उत्तराखंड के हितों को वो करे। जहाँ जब चुनाव पीक पर होगा तो उस समय हमारी नेतृत्व आएगा और अपनी बात रखेगा, क्योंकि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई भी तो है। उत्तराखंड में कांग्रेस की विजय का अर्थ है लोकतंत्र बचाना, तो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई भी लड़ेंगे। नहीं, फिर हरीश रावत को कहना चाहिए, देखिए भाई बंगाल में ममता बनर्जी ने मोदी को हरा दिया ना भाई, बंगाल में सच है ना, वहां तो हराया है, केजरीवाल ने दिल्ली में हराया, तो यहाँ पे कहीं हरीश रावत मजबूत है जमीन। और हरीश रावत कौन सा उत्तराखंड का गांव गदेरा है, ऐसे पगडंडी जिनको नहीं जानता है, तो आने दीजिए प्रधानमंत्री जी, हम आपके सामने भी खड़े हैं, 7 साल का आपसे हिसाब भी लेंगे, 5 साल का डबल इंजन का यहाँ से हिसाब भी लेंगे। सामान्य व्यक्ति हूँ, हमारे अर्जुन तब बाण चलाएंगे जब जो है कर्ण को थका दिया जाएगा। हम इनके कर्णों को जो आ रहे हैं उनको थका देना चाहते हैं। जब वो रणभूमि में थक जाएंगे तो हमारे अर्जुन राहुल गांधी जी आएंगे और जो है इनको परास्त कर देंगे। ये सीधी सी स्ट्रेटेजी है हमारी। हम चाहते हैं हरीश रावत के साथ लड़ करके थक जाए। ओके, देखेंगे। ओके, तो अर्जुन आएंगे तो युधिष्ठिर के साथ लड़ करके थक जाए। नहीं, तो युधिष्ठिर हरीश रावत होंगे, फिर जो एक बात गद्दी संभालेंगे, या गणेश गोदियाल होंगे, प्रीतम सिंह होंगे, कौन होंगे? युधिष्ठिर कौन है जो जब आप कर्ण और अर्जुन की बात कर रहे हैं तो बचपन से एक बात पढ़ते आए ना, आप भी हम भी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। कभी कभी ये छोटे छोटे जुगनों को भी चमकने दीजिए, उनके प्रकाश में भी अंधेरा दूर हो जाता है। तो ये भाजपा रूपी अंधेरे को दूर करने में हम जो लिटिल जुगनू हैं, हमको भी अपना आभार वो करने दीजिए। हमारे छोटे हमारे लोग एक बड़ी संख्या है। कांग्रेस के तो कम से कम ध्रुव तारे आप हैं, आप ही सारा मोर्चा संभाल रहे हैं, भले उसके चलते आपके कांग्रेस के जो मित्र हैं उनको थोड़ा सा ऐसा इस चीज को लेकर तकलीफ हो जाती है। हमारे पास इस समय 18-20 इतने जबरदस्त प्रचारक हैं जो कहीं भी बाजी को पलट सकते हैं। आप चुनाव लड़ेंगे? वो लोग काम कर रहे हैं। आप चुनाव लड़ेंगे या पार्टी को लड़ा करके बाद में फिर आप उसमें मुख्यमंत्री की रेस में आएंगे अगर कांग्रेस जीतती है तो? सीधी ईमानदारी की बात तो है, पार्टी जो तय करेगी मैं वो करूंगा। पार्टी कहेगी तो लड़ेंगे, पार्टी कहेगी सबको लड़ाइए तो लड़ाएंगे। लेकिन राजनीतिक बात यह है कि 70 की 70 सीटों पर मेरी निगाह है। जहां उचित होगा वहां अपना तंबू गाड़ देंगे। अच्छी बात है, अच्छी बात है। एक सवाल और ले लेता हूं, कांग्रेस को लेकर पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में अच्छे प्रोस्पेक्ट्स देखे जा रहे हैं उत्तराखंड में, लेकिन एक चीज कही जाती है जो बीजेपी कॉरिडोर्स में भी चलती है कि साहब केजरीवाल अगर अच्छा कर जाएंगे तो हमको बड़ा आराम हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है रियल थ्रेट कांग्रेस के सामने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है यहाँ पे, या आपको लगता है कि बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, पब्लिक को पता चल जाएगा कौन आमने सामने लड़ रहे हैं, किसको वोट किसको करना है? एक चीज बिल्कुल स्पष्ट हो रही है, जैसे दिल्ली में भी केजरीवाल की सत्ता भविष्य में नहीं आएगी, लिख लीजिए मुझसे। उसका कारण यह है बहुत दूर है वहां तो, दिल्ली में तो आप लोग वहां कोई नामलेवा नहीं है, आप कहां केजरीवाल खत्म करें दिल्ली में? उनकी इमेज जो है वोट कटवा की बन गई है दिल्ली में तो कम से कम ये नहीं है। जो वोट कटवा की इमेज है उनकी, उसका कारण यह है वो वहां जा रहे हैं, अपना तंबू गाड़ रहे हैं, वहां अपनी बातें कर रहे हैं जहां जहां कांग्रेस जीत सकती है, जहां जहां भाजपा के सामने कांग्रेस खड़ी है। और वो चाहे गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तराखंड हो, सब जगह जो है वो वोट कटवा की इमेज के साथ। डर है कि डर है आपको लगता है, या आपको लगता है पब्लिक में मैसेज आप लोग दे पाएंगे? हम कोशिश कर रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी वोट उनके पास न जाए, वो हमारे पास सीधे आए। वो एक चुनौती है। चुनौती मानते हैं आप? एक चुनौती तो है, लोगों को समझाना पड़ेगा। और उसकी स्ट्रेटेजी हमने बहुत क्लियर बनाई है। हम उनसे कुछ मामलों में एक कदम आगे हैं और वो अविश्वसनीय बातें कर रहे हैं। जैसे उन्होंने उत्तराखंड में एक अविश्वसनीय बात कह दी, स्कोर करने के लिए कह दिया 1 साल के अंदर हम 1 लाख लोगों को सरकारी नौकर बना देंगे। तो उसी तरह की बात है, आप भी कहते हैं साहब आप यहाँ फ्री दे देंगे, यहाँ नौकरियां दे देंगे, तो हरीश रावत जी करे तो ठीक है, मुफ्त पॉलिटिक्स केजरीवाल करने आए तो गलत है। हम सीमा में कहते हैं ना, वो 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कहते हैं जो दिल्ली में 7.5 साल में नहीं दी उन्होंने। तो आप भी तो देने की बात कर रहे हैं। हम 100 यूनिट कहते हैं, आते ही 100 यूनिट कहते हैं, और दूसरे साल 200 यूनिट कहते हैं। और हम 2 साल पहले कहते हैं, वो ठीक चुनाव के वक्त में कहते हैं। हम 32,000 लोगों को 3 साल में नौकरी देने का दावा करते हैं, कहते हैं कि 1 साल के अंदर रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। वो कहते हैं 1 साल के अंदर हम 1 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। तो लोग तो बोलते हैं ना, लोगों को लगता है कि नेताजी ये सोच रहे हैं कि न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी।
आप लोगों को हराने के लिए वो आए हैं, इसका मतलब? वोट कटवा है आपने, ही सर्विंग हिज मास्टर। यदि भाजपा लगती है उनकी मास्टर है, ये एक बी टीम खड़ी कर रही है कांग्रेस को एलिमिनेट करने के लिए, और ये भाजपा के जो है कांग्रेस मुक्त भारत के प्लान के पार्टनर हैं। रावत जी, हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिला के आपने सुना, हरीश रावत जी बहुत बेलागी से बात करते हैं। उत्तराखंड के वो सबसे बड़े चेहरे हैं, पूरा दारोमदार उनके ऊपर है उत्तराखंड में कांग्रेस को फतह दिलाने का। हालांकि ये भी एक अलग प्रश्न है, वो लगातार मांग करते रहे कि मुख्यमंत्री का चेहरा भी हमको लेके आना चाहिए, लेकिन चेहरा भले हो न हो, लेकिन बीजेपी बार बार कह रही है कि हमारे सामने अगर विपक्ष में कोई चेहरा है तो वो हरीश रावत है। इस चुनौती से हरीश रावत कैसे पार पाते हैं, और लगातार जो कांग्रेस उत्तराखंड में विपक्ष में है, चुनाव दर चुनाव उसको शिकस्त झेलनी पड़ी है, क्या 22 की बैटल में वो बीजेपी से 21 साबित होगी, इसको हमें देखना पड़ेगा। नमस्कार।